पढ़ेंगे मुगल काल। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो नए हैं इस चैनल पे उन लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के भी शेयर करिए अधिक से अधिक, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। और यदि और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो सीक्वेंस वाइज देखिए, जहाँ से शुरुआत हुआ है अरब आक्रमण से लेकर के दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, वैसे हिस्ट्री है, आप यहाँ से भी देखें तो समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन लिंक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। इस मुगल काल की बात करें यदि, तो एक जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे आता है गुप्त काल, गुप्ता पीरियड। तो ये गुप्त काल जो है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है, गोल्डन एरा। गोल्डन एरा इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल में जो है वो सांस्कृतिक रूप से या आर्थिक रूप से भारत काफी अधिक समृद्ध था, इसलिए इसे कह दिया गया क्या, स्वर्ण युग। तो गुप्त काल की तरह मुगल काल को भी जो है वो स्वर्ण युग कहा जाता है भारतीय इतिहास का। ठीक, ये एंशियंट हिस्ट्री में है और ये आपका मिडिएबल, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो स्वर्ण युग है, क्यों कहा गया स्वर्ण युग, तो देखिए इस मुगल काल की बात करेंगे तो जो शुरू के 6 शासक हुए, शुरू के जो 6 शासक हुए कौन कौन, हुमायूं, बाबर, इसका पुत्र हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब। इन 6 जो मुगल शासक हैं शुरू के, उनके समय में मुगलों की जो है वो एक कह सकते हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक सभी दृष्टिकोण से जो है वो ग्रो करता रहा। ठीक, हालांकि इनके समय में कुछ कुछ परेशानियां जरूर थी, लेकिन इसके बावजूद भी ओवरऑल जो है मुगल ग्रो करता रहा। ठीक, इसीलिए इस पूरे जो आपका 6 महान शासक का शासनकाल है, इसको हम लोग कह देते हैं स्वर्ण युग। और सभी शासक के समय में किसी एक खास कह सकते हैं क्षेत्र पे जो है वो ज्यादा जोर, ज्यादा ध्यान था, उसका ज्यादा विकास हुआ, एक्सट्रीम लेवल तक उसका विकास हुआ। तो यहाँ पर देखिए बाबर की बात करें तो इनका अधिकतर समय चला गया अपने साम्राज्य को स्टैब्लिश करने में। हुमायूं जीवन भर संघर्ष करता रहा। यहाँ से जब चले आते हैं अकबर के समय से, तो हमें यहाँ से जो है आपका मुगलों का जो स्वर्णिम काल है वो शुरू यहीं से माना जा सकता है। इस अकबर काल की बात करें तो हिंदी साहित्य के लिए, ठीक है, हिंदी साहित्य के लिए स्वर्ण काल था। बहुत अधिक संख्या में हिंदी साहित्यों की रचना की गई। साथ ही साथ जो पुराने साहित्य थे, ठीक है, संस्कृत में या हिंदी में, उसको जो है फारसी और दूसरे भाषाओं में अनुवाद भी किया गया, ताकि मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे की संस्कृति को जान सके। आप समझ सकते हैं कि मान लिया जाए यदि हिंदी में है या संस्कृत में कोई ग्रंथ है, तो मुस्लिम तो उसे आसानी से समझ नहीं सकते ना, जिन्हें संस्कृत का ज्ञान या हिंदी का ज्ञान ना हो। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, उसको फारसी में ट्रांसलेट किया, ताकि मुस्लिम हिंदू से की जो प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है उसका अध्ययन कर सके। ठीक है, इसके लिए इन्होंने जो है वो बहुत अधिक प्रयास किए। इन्होंने एक अनुवाद विभाग ही जो है वो स्थापित कर दिया था, जिसका काम ही था अनुवाद करना। ठीक, तो ओवरऑल समझ लीजिए साहित्य के काल का स्वर्ण काल है ये, उसमें खास करके हिंदी साहित्य का बहुत अधिक विकास हुआ है। और आप यदि जानते होंगे गोस्वामी तुलसीदास, तो इनके दरबार में तो नहीं रहते थे, लेकिन इनके समकालीन थे। समकालीन का मतलब एक ही काल में जो रहा हो, ठीक है, सेम काल में जो रहा हो वो एक दूसरे के समकालीन कहलाते हैं। उसके बाद जहांगीर के काल की बात करेंगे तो यहाँ पे चित्रकला का बहुत अधिक विकास हुआ, पेंटिंग, चित्रकला, ठीक है, तो ये चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है, और ये हिंदी साहित्य का। ठीक उसी तरह से शाहजहां के काल की बात करेंगे तो शाहजहां का काल जो है वो स्थापत्य कला, इंग्लिश में कहें तो आर्किटेक्चर, ठीक है, तो स्थापत्य कला के मामले में जो है ये स्वर्ण काल था। ठीक, और क्यों था स्थापत्य कला के मामले में स्वर्ण काल, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनके समय में, किनके समय में, शाहजहां के समय में जो है कई बड़े बड़े स्मारक का निर्माण किया गया। तो हम बात करें यदि कि कौन कौन से बड़े बड़े स्मारक का निर्माण हुआ शाहजहां के काल में, ठीक है, स्थापत्य के क्षेत्र में देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले तो आप बहुत ज्यादा चर्चित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की बात करें, सभी को पता होगा आगरा में है, ठीक है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था ताजमहल। और ये ताजमहल जो है वो आपका
विश्व विरासत सूची, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आती है, उसमें शामिल है। प्लस विश्व के 7 आधुनिक आश्चर्य में ये शामिल है, 7 न्यू वंडर्स में से ये शामिल है ताजमहल। ठीक, उसके बाद ताजमहल हो गया, उसके बाद आपका मोती मस्जिद। ठीक है, मोती मस्जिद, ध्यान रखिए मोती मस्जिद आपका दिल्ली में भी है और मोती मस्जिद जो है वो आपका आगरा में है। ताजमहल तो आगरा को पता होगा। उसके बाद लाल किला की बात करें, भारत सरकार अभी भी इस किले का देखते होंगे, यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन होता तो इसको तो आप देखते ही हैं। तो लाल किला, इसका भी निर्माण इसी समय में हुआ है। और भी बहुत, ठीक है, जामा मस्जिद दिल्ली में, ठीक है, इसका निर्माण भी इन्हीं के समय में हुआ है। तो ये इतने भवन, इतने स्मारक बने, इसलिए शाहजहां के काल को कहा जाता है स्थापत्य कला। स्थापत्य माने भवन निर्माण से संबंधित कला को ही स्थापत्य कला कहते हैं। ठीक है, चलिए, और एक चीज और यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि जब बाबर बने शासक तो राजधानी हुआ कहाँ करती थी? आगरा। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा यदि तो इब्राहिम लोदी के समय जो है राजधानी आगरा हुआ करती थी। सिकंदर लोदी ने आगरा का निर्माण कराया, आपको याद हो तो। फिर इब्राहिम लोदी के समय आगरा ही राजधानी हुआ करता था और बाबर के समय में भी राजधानी कहाँ पे था? आगरा। समझ रहे हैं? और जब अकबर बने उस समय तक राजधानी जो है वो आगरा ही हुआ करती थी, आगरा ही राजधानी हुआ करती थी। ठीक, और अकबर ने फिर अपनी राजधानी परिवर्तित करके फतेहपुर सीकरी ले गए। तो पहली राजधानी आगरा, लेकिन बाद में अकबर जो है अपनी राजधानी बनाया किसको? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है दोनों ही। ठीक, उसके बाद फतेहपुर सीकरी ही रहा राजधानी। लेकिन फिर यहाँ पे आ जाए शाहजहां के काल में, तो शाहजहां के काल में राजधानी जो है स्थानांतरित हो गया कहाँ पे? दिल्ली। तो मुगलों की राजधानी आगरा, अकबर के समय तक आगरा ही था, लेकिन अकबर ने ही राजधानी को स्थानांतरित किया फतेहपुर सीकरी। फिर शाहजहां के काल में ये राजधानी कहाँ चला गया? आपका दिल्ली। ठीक है, चलिए, उसके बाद इस औरंगजेब की बात करें तो इस औरंगजेब के समय में सबसे मेन जो चीज है वो यही कि इस समय जो है मुगल सबसे अधिक विस्तृत था। ठीक है, काफी एक्सपेंड कर चुका था मुगलों का साम्राज्य। ठीक है, मुगलों का साम्राज्य काफी एक्सपेंड कर चुका था और औरंगजेब धार्मिक रूप से बहुत कट्टर व्यक्ति था। ठीक है, एकदम सहिष्णु नहीं था, टॉलरेंट नहीं था। औरंगजेब की नीतियां ही जो है वो मुगलों के पतन का कारण बना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक यदि देखेंगे तो 1526 और औरंगजेब का शासनकाल 1707 तक रहा। औरंगजेब की फिर मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में और यहाँ से आगे जो है मुगलों का पतन शुरू हो गया। ठीक है, तो ये 6 महान शासक, इसको कहते हैं हम लोग मुगल काल। और इसके बाद के जो समय है, ठीक है, इसके बाद के जो शासक हुए, ठीक है, इसके बाद बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, से लेकर के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय 1857 ईस्वी तक। ये जो काल है ये कहलाता है उत्तर मुगल काल, लेटर मुगल पीरियड, उत्तर मुगल काल। ठीक है, लेटर मुगल पीरियड। और ये जो 6 महान शासक हैं इसके शासनकाल को कहते हैं मुगल काल और इसके बाद से लेकर के 1857 तक कहलाता है उत्तर मुगल काल। समझ रहे हैं? चलिए, यहाँ से पतन शुरू हो गया, इसलिए इसके बाद के शासनकाल को हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे। ठीक, और ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिए कि बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम हुए मुगल शासक और 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ था, सभी को पता होगा। और उस विद्रोह के नेता यही थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था तो क्षेत्र विशेष में अलग अलग नेता थे। ठीक है, क्षेत्र विशेष में अलग अलग नेता थे, लेकिन पूरे देश का नेता ये हुआ करता था। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक, और जब विद्रोह समाप्त हुआ तो बहादुर शाह जफर द्वितीय और इनकी पत्नी जिन्नत महल, ठीक है, जिन्नत महल, इन दोनों को ही जो है गिरफ्तार करके भेज दिया गया। कहाँ पे? तो रंगून जेल। ठीक है, रंगून जेल भेज दिया गया। रंगून, ये रंगून कहाँ पे है? तो आपका बर्मा, लेकिन इस बर्मा का आजकल नाम क्या है? म्यांमार। ठीक है, तो बर्मा या कहें म्यांमार, यहाँ पे भेज दिया गया। यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई और कब्र भी वहीं पे है, इनकी जो मकबरा है वो वहीं पे है। ठीक है,
मकबरा को इंग्लिश में टॉम्ब कहेंगे, TOMB। ठीक है, समझ पाए इसे? अब एक चीज और यहाँ पे देख लेना है कि राजधानी तो ठीक है, यहाँ पे हम बता चुके। उसकी बाद यदि बात करेंगे भाषा, ठीक है, तो इस समय भी भाषा जो है वो फारसी हुआ करता था। राजकीय भाषा की बात कर रहे हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो फारसी ही हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत में भी फारसी हुआ करता था, यहाँ भी जो है वो भाषा फारसी ही हुआ करता था। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बाबर के बारे में, और सबसे पहले देखेंगे बाबर की जीवनी और इनका शुरुआती संघर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले इनके जीवन के बारे में कुछ जानकारी जान ले। ठीक है, तो इनका जन्म जो है 14 फरवरी, तो सब लोग जानते होंगे 14 फरवरी डेट। ठीक है, बहुत चर्चित डेट है। ठीक है, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ठीक, कहाँ पे जन्म हुआ भाई? तो फरगना। ठीक है, कहाँ पे पड़ेगा ये फरगना? तो उस समय तो ये तुर्किस्तान का हिस्सा था, या कहें तुर्की का हिस्सा था। ठीक, लेकिन वर्तमान में जो फरगना है वो तुर्की में नहीं है। वर्तमान में फरगना कहाँ पे है? तो उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, वर्तमान में ये कहाँ पड़ेगा? उज्बेकिस्तान में पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है। ठीक है, ताशकंद। ठीक है, तो वर्तमान में ये उज्बेकिस्तान में पड़ेगा, लेकिन उस समय तुर्किस्तान का हिस्सा था। ठीक है, चलिए अब जो इनके पिता हैं, ठीक है, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा वो फरगना के ही शासक थे। उमर शेख मिर्जा फरगना के ही क्या थे? शासक थे। और ये उमर शेख मिर्जा जो हैं वो आपका तुर्क आक्रमणकारी, तुर्क शासक, ठीक है, क्या? चंगेज खान। ठीक है, चल देखिए, उमर शेख मिर्जा जो है वो तुर्क आक्रमणकारी, तुर्क शासक तैमूर लंग का वंशज था। तैमूर लंग, ठीक है, तैमूर लंग ये तुर्क का ही था। ठीक है, तो तैमूर लंग। और जो इनकी माता है कुतलुक निगार खानम, कुतलुक निगार खानम, कुतलुक निगार खानम, ये मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान के वंशज की थी। चंगेज खान का बचपन का नाम तेमुजीन है। ठीक, चंगेज खान का एक और नाम जेंगिस खान कहीं लिखा रहता है, तो चंगेज खान, जेंगिस खान और तेमुजीन सब एक ही आदमी है। ठीक है, और हम लोग वहां पे जब पढ़े थे दिल्ली सल्तनत तो देखे थे कि उस काल में जो है वो ये दो खूंखार, दो दुर्दांत, एकदम बहुत ही क्रूएल दो आक्रमणकारी हुआ करते थे, तैमूर लंग और चंगेज खान। आपको याद होगा चंगेज खान का भारत पे आक्रमण हुआ था 1221 इल्तुतमिश के शासनकाल में, और तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पिता तैमूर लंग और माता जो है वो चंगेज खान। तो इस तरह से जब हम बात करें बाबर की, ठीक है, तो बाबर में किनका खून आया? पिता की तरफ से तैमूर लंग का वंशज और माता की तरफ से चंगेज खान। तो ये इन दोनों का ही खून कहीं ना कहीं बाबर में था, और इस कारण ये बहुत महान योद्धा, शासक के रूप में बहुत अधिक सफल, हो सकता ना हुए हों, लेकिन एक योद्धा के रूप में तो काफी अधिक सफल रहे। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, उमर शेख मिर्जा, कुतलुक निगार खानम, तैमूर लंग, चंगेज खान। चलिए, ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए कि जब मुगल ये कहलाए, ये मुगल टर्म कहाँ से आया? मंगोल से आया। और मंगोल के कौन थे? ठीक है, मंगोल के थे ये कौन? आपका चंगेज खान। ये तो तुर्क के थे ना, तो मतलब नाम जो आया है वो चंगेज खान मंगोल के थे, वही मंगोल से मुगल आया है। अब देखिए, बचपन में ही जब बाबर की उम्र लगभग 11 वर्ष से अधिक ही हो चुका था, तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। ठीक, और पिता की मृत्यु के बाद अपनी दादी, इनकी दादी का नाम है दौलत एहसान बेगम, या स्पेलिंग इधर उधर थोड़ा मिलेगा, इन्हीं की सहायता से जो है बाबर फरगना का शासक बना। बाबर जो है फरगना का शासक बना। उम्र कितनी थी उस समय? एक्चुअल में 11 वर्ष से अधिक था। ठीक है, तो कहीं आपको 11 वर्ष लिखा मिलेगा, कहीं आपको 12 वर्ष लिखा मिलेगा। एग्जाम के लिहाज से देखें तो 12 वर्ष ऑप्शन दिया गया था।
ठीक है। तो 11 साल से अधिक, लेकिन पूरा 12 साल नहीं हुआ था। ठीक है, एग्जाम में 12 साल ऑप्शन दिया हुआ था, इसे 11-12 दोनों नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये बने, ठीक है, बहुत ही कम उम्र में कह सकते हैं यहाँ के शासक। ठीक, और जब बने ये शासक, कहाँ के, फरगना के शासक, तो इनकी नजर हमेशा रहती थी समरकंद पे। ठीक है, समरकंद पे, आपका वही सब आसपास का ही क्षेत्र है, मध्य एशिया का ही क्षेत्र है ये। तो समरकंद को जो है इन्होंने 2 बार जीता। ठीक है, 1497 ईस्वी में, और जब एक बार जीता तो समरकंद फिर से हाथ से चला गया, और फिर जो है 1501 ईस्वी में जो है इन्होंने समरकंद को जीता। ठीक है, लेकिन फिर आपका 1502 ईस्वी में एक चर्चित ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, इनको कहते हैं सरये पुल का युद्ध। सरये पुल का युद्ध, इस युद्ध में जो है बाबर और सैबानी खां के बीच भयंकर लड़ाई। सैबानी खां, ये सैबानी खां क्या है, तो उज्बेक जनजाति का था, उज्बेक। ठीक है, उज्बेक उज्बेकिस्तान से ही आया है। तो एक उस मतलब उज्बेकिस्तान क्षेत्र में एक जनजाति या कहें समुदाय हुआ करता था जिन्हें कहा गया उज्बेक, और ये उज्बेक थे। ठीक है, तो इस युद्ध का परिणाम क्या रहा, बाबर और सैबानी खां के बीच हुआ सरये पुल का युद्ध, तो इनकी विजय हुई, सैबानी खां की विजय हुई। विजय का कारण क्या था, तो विजय का कारण था तुलगामा युद्ध पद्धति। ठीक है, तुलगामा युद्ध पद्धति, इसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे, तुलगामा युद्ध पद्धति। ठीक है, बाबर जो है बाद में इसी युद्ध पद्धति का यूज किया। ठीक है, बाबर ने इसी युद्ध पद्धति का यूज किया बाद में पानीपत के पहले लड़ाई में 1526 ईस्वी में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि बाबर जो युद्ध नीति है तुगलमा, वो कहाँ से सीखा था, तुलगामा कहाँ से सीखा था, तो उज्बेक है ना ये, सैबानी खां से सीखा था। यहाँ से देखा उस पद्धति को, और बाबर फिर अप्लाई किया पानीपत की पहली लड़ाई में। तो इतना समझ पाए इसे। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट देखिए 1504 ईस्वी आया। 1504 ईस्वी में बाबर ने जो है वो काबुल पे अधिकार कर लिया। वर्तमान में कहाँ पड़ेगा, अफगानिस्तान। ठीक है, तो काबुल पे अधिकार कर लिया, और जब काबुल पे अधिकार किया तो इन्होंने जो है मिर्जा की उपाधि त्याग कर, आप इनके पिता का नाम देखिए उमर शेख मिर्जा, तो मिर्जा की उपाधि त्याग करके इन्होंने जो है वो पादशाह या बादशाह की उपाधि ली, पादशाह या कहें बादशाह की उपाधि ली। ठीक है, भाषा में शासक टाइप का समझ लेना है। ठीक है, तो पादशाह बादशाह की उपाधि ली, किसके बाद, काबुल विजय के बाद। ठीक है, और जब काबुल विजय इन्होंने किया तब इसकी नजर जो है वो पड़ी किधर, भारत की तरफ। तो हम लोग देखेंगे इनका भारत पे आक्रमण कब कब हुआ और कहां कहां हुआ। ठीक है, देखिए बाबर का भारत पे आक्रमण, देखिए पहली बार तो आक्रमण इन्होंने किया 1519 ईस्वी में। इनका पहला आक्रमण कब हुआ, 1519 ईस्वी में। यह आक्रमण जो है वो यूसुफ जई, ठीक है, जाति का नाम है, इसी के खिलाफ था। ठीक है, यूसुफ जई जाति के खिलाफ। ठीक है, और इस आक्रमण में इन्होंने जो है वो, ठीक है, बैजा बाजौर, ठीक है, बाजौर और भेरा को जीत लिया। ठीक है, बाजौर और भेरा को जीत लिया इस पहले आक्रमण में। ठीक है, और इस पहले आक्रमण में जो है इन्होंने तोप का यूज किया और बंदूक का यूज किया। ठीक है, बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। ठीक है, तो बाबरनामा में बाबर ने कहा है कि पहली बार मैंने तोप या बंदूक का युद्ध है वो इसी बाजौर या कहें भेरा के आक्रमण में किया था। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में जब, ठीक है, कि तो बंदूक का यूज बाबर ने पहली बार कब किया, तो ये ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, बाजौर या भेरा ये ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, तो क्या था ऑप्शन, तो अभी तुरंत आ रहे हैं बताएंगे। पानीपत की पहली लड़ाई था ऑप्शन, तो आपको वहां पे वही करना था क्योंकि दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं था वैसा। ठीक है, चलिए हो गया। उसके बाद पहला हो गया, दूसरा, ठीक है, तीसरा, ठीक है, उतना महत्वपूर्ण है नहीं लेकिन नोट्स में सारा है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा। चौथा आक्रमण जो है वो लाहौर पे हुआ। ठीक है, चौथा आक्रमण किस पे हुआ, लाहौर पे, कब, 1524 ईस्वी में। ठीक है, अब इसी आक्रमण के दौरान राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा और जो है दौलत खान लोदी,
हम लोग जब पढ़े थे दिल्ली सल्तनत तो वहां पे जानते थे। तो दौलत खां लोधी ने अपने पुत्र दिलावर खां, ठीक है, अपने पुत्र दिलावर खां के माध्यम से बाबर को जो है निमंत्रण भेजा कि आइए और दिल्ली पे आक्रमण करिए। उधर क्या रह रहे हैं, डायरेक्ट आइए और दिल्ली पे आक्रमण करिए। तो ध्यान रखिए, दौलत खां लोधी ने जो निमंत्रण भेजा आक्रमण करने का, वो अपने पुत्र दिलावर खां के माध्यम से। राणा सांगा ने भी जो है इसी समय जो है बाबर को आमंत्रित किया था कि आइए, ठीक है, और आक्रमण करिए, ठीक। और बस 2 साल के बाद, ठीक है, 2 साल के बाद जो है 1526 ईस्वी में, ठीक है, बाबर ने जो है वो दिल्ली पे अटैक किया और जो लड़ाई हुई उसको कहते हैं पानीपत की पहली लड़ाई। और ये इतिहास का कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है 1526 ईस्वी में, ठीक है, पानीपत हरियाणा में पड़ेगा वर्तमान में, ठीक है। वहीं पे भयंकर लड़ाई हुई दोनों के बीच, किनके बीच, ठीक है। तो देखिए बाबर, ठीक है, और दिल्ली में उस समय शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी। आपको पता हो जो इब्राहिम लोदी है वो कहाँ के थे, अफगान, ठीक। एक्चुअल में बाबर कहाँ के थे, बाबर तो थे तो तुर्क के ना, ठीक है। फिर इन्होंने काबुल पे जो है वो अधिकार कर लिया था, फिर इंडिया की तरफ आए। मूल रूप से तो ये तुर्क के हैं ना, और ये जो है इब्राहिम लोदी जो थे वो कहाँ के थे, अफगान के थे। तो इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई हुई। अब यहाँ पे थोड़ा सा आश्चर्य करने वाली बात क्या है कि इब्राहिम लोदी की सेना काफी बड़ी थी, लगभग कहा जाता है 1,20,000 सैनिक थे, ठीक है, जबकि बाबर के पास ओनली 15,000, कहीं 20,000 लिखा रहता है। तो यदि मैक्सिमम को भी माने तो 20,000 मैक्सिमम मिलता है, वैसे कहीं 12,000 कहीं 15,000 मिलता है, ठीक। तो यदि हम मैक्सिमम 20,000 को भी लें तो देखिए बहुत छोटी सेना है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है इब्राहिम लोदी की हार हुई और जो बाबर है वो विजयी हुआ। क्या वजह रहा कि इतनी छोटी सेना के साथ जो है विजय हासिल किया बाबर ने, तो कई रीजन थे, लेकिन एक लाइन में यदि हम जवाब देंगे कि क्या रीजन था, तो कुशल सैन्य क्षमता, ठीक है, कुशल सैन्य क्षमता, ठीक है, कुशल सैन्य क्षमता और संगठन पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड थे, जबकि ये ऑर्गेनाइज्ड थे नहीं, ठीक है। अब देखिए कुशल सैन्य क्षमता में क्या क्या चीज था। देखिए पहली बार तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इसने तोप और बंदूक का यूज किया, आर्टिलरी इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है, तोप और बंदूक का यूज किया। क्या इससे पहले यूज किया था कभी बाबर ने, तो किया था, कहाँ पे, भेरा, बाजोर भेरा पे, बाजोर और भेरा क्या करने में, ठीक है, पहली बार वहां यूज किया था। फिर पानीपत की इस पहली लड़ाई में भी यूज किया है, ठीक है। तो जब पूछेगा कि पहली बार बाबर ने किस युद्ध में तोप एवं बंदूक का यूज किया, तो भेरा नहीं है ऑप्शन, तो ये वाला भी ऑप्शन हम लोग कर देंगे, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई समझ रहे हैं, तो इसमें तोप और बंदूक का यूज किया गया, ठीक है। और तोपों को सजाने की जो व्यवस्था है उस्मानी पद्धति या रूमी पद्धति, ठीक है, इसका यूज किया। ये तोपों को सजाने की पद्धति है। इसमें क्या होता है ना, 2 तोपों के बीच खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, इस तरह से, एक तोप एक तोप एक तोप, समझ रहे हैं। अगली बार एक तोप यहाँ लगाया, एक तोप यहाँ लगाया, इस तरह से कुछ जगह छोड़ करके तोपों को सजाने की विधि जो है वो कहलाता क्या है, उस्मानी विधि, ठीक है, हो गया। अब तोप चलाने के लिए तो भी चाहिए ना स्पेशल व्यक्ति ट्रेंड, कोई भी तो तोप चला नहीं सकता, ऐसा थोड़ी हर कोई तोप चला दे, तो नहीं। तो तोप चलाने वाले जो थे इसके सैनिक में 2 मशहूर थे, बहुत काफी चर्चित है इतिहास में, ठीक है, उस्ताद अली और मुस्तफा खां। तो दोनों का भी नाम याद रखिएगा, ठीक है, कि बाबर की सेना में 2 प्रमुख तोपची कौन थे, तोपची मतलब जो तोप को हैंडल करता था, तो ये है उस्ताद अली और ये है आपका मुस्तफा खां, समझ गए। तो एक आपका ये चीज हो गया। उसके बाद इसने जो है यूज किया क्या, तुलगमा युद्ध पद्धति, ठीक है, तुलगमा युद्ध पद्धति कहां से सीखा था, सैवानी खा, उज्बेकों से सीखा था, तुलगमा युद्ध पद्धति। इसमें क्या होता है तुलगमा युद्ध पद्धति में, इसमें होता क्या है कि, ठीक है, जैसे यहाँ पे बाबर की सेना है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ बाबर की सेना है, तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता था और इस तरफ से भी प्रोटेक्ट कर लेता था, ठीक है। तो 3 तरफ से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता था और यदि कोई आए तो केवल एक ही तरफ से हमला कर सकता है, ठीक है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना 3 तरफ से और केवल एक तरफ से लड़ाई करना, वही आपका कहलाता है तुलगमा, ठीक है। अब इधर क्या हो सकता है, इधर कुछ नदी हो सकता है, नदी नहीं तो यहाँ गड्ढा खुदवा दिया जाता था, खाई पूरा, इधर भी खाई खुदवा दिया गया, उधर भी खाई खुदवा दिया गया, ठीक है। अब केवल सामने से आप आक्रमण करिए, ठीक है, समझ रहे हैं।
तो इन सब कारण से जो है वो बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी जो है हम लोग देखे थे युद्ध स्थल में ही मारा गया। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का पहला ये शासक था जो लड़ाई करते हुए युद्ध क्षेत्र में ही, युद्ध स्थल में ही मारा गया। और इस तरह से जो बाबर है, ठीक है, उसका दिल्ली पर अधिकार हो गया। और ठीक है, इन्होंने एक नए वंश की स्थापना की जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मुगल वंश। और आगे आने वाले लगभग 330-31 साल तक जो है वो मुगलों का ही शासन रहा, 1847 में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि बाबर आया, पानीपत की पहली लड़ाई के परिणाम स्वरूप मुगल का जो आधारशिला है या स्थापना हो तो जरूर गया, लेकिन बाबर की स्थिति मजबूत नहीं हो सकी थी। ठीक है, रीजन क्या था देखिए, इस समय बाबर को चुनौती देने वाले दो मुख्य थे। ठीक है, एक कौन था, तो एक था आपका मेवाड़ का शासक, ठीक है, राणा सांगा, राजपूत नरेश है, मैंने राजपूत राजा है राणा सांगा, काफी वीर हुआ करता था। और एक आपका जो अफगान लोग हैं वो अभी भी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से बाबर को जो है हम वापस खदेड़ दें। ठीक है, और अफगानों की तरफ से नेतृत्व करने वाला था महमूद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था। ठीक है, तो ये अफगानों को संगठित करके इसको भगाने की कोशिश कर रहा था। और राणा सांगा के साथ इसकी क्या दुश्मनी थी देखिए, बाबर अपने आत्मकथा बाबर नामा में लिखते हैं कि राणा सांगा हमको इनवाइट किया था और राणा सांगा बोला था हमसे कि आप दिल्ली पे अटैक करिए और राणा सांगा हम आगरा पे अटैक करेंगे, लेकिन राणा सांगा अटैक किए नहीं, समझौते का उल्लंघन किए। ठीक, बाबर के तरफ से ये चीज हो गया। राणा सांगा की तरफ से यदि सुनेंगे तो राणा सांगा सोचते थे कि बाबर वापस चला जाएगा लूट के, जिस तरह से चंगेज खान तैमूर लंग लूट करके चले गए उस तरह से बाबर भी चला जाएगा लूट करके, फिर हमारा जो क्षेत्र है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो बाबर तो गए नहीं, तो फिर राणा सांगा और बाबर में फिर मनमुटाव दुश्मनी हो गया। ठीक, तरीके और भी हैं लेकिन ये हमको सबसे आसान लगता है। पियो दैट मीन्स पानीपत समझिए, खाओ दैट मीन्स खानवा समझिएगा, चलो दैट मीन्स चंदेरी समझिएगा, और घूमो दैट मीन्स घाघरा समझिएगा। और बैक टू बैक 26 याद रखिए और बैक टू बैक देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, इस लड़ाई के बाद बाबर की दो चुनौतियां थी। एक तो चुनौती था राणा सांगा जो कि राजपूत नरेश था, राजपूतों का राजा था और मेवाड़ क्षेत्र में शासन कर रहे थे ये। और इसके अलावा एक थे कौन, अफगान, इब्राहिम लोदी अफगान थे, आपको पता हो। तो इब्राहिम लोदी तो मारा गया, लेकिन इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी ये लगातार इस कोशिश में लगा था कि मुगलों को किसी तरह से जो है भारत से भगाया जाए। तो इस खानवा के युद्ध में क्या हुआ, तो इस खानवा के युद्ध में जो है वो बाबर और आपका क्या, राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा। तो ऐसे राणा सांगा अकेले नहीं थे, राणा सांगा की तरफ से ही लड़ रहे थे मेदिनी राय, ठीक है, जो चंदेरी के शासक थे, अभी आएंगे। तो मेदिनी राय लड़ रहे थे, महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई है वो भी राणा सांगा की तरफ से लड़ रहे थे, और राणा सांगा की तरफ से ही लड़ रहे थे हसन खां मेवाती। तो इन सबको मिला दे यदि तो राणा सांगा की सेना काफी विशाल थी और इसके कंपैरिजन में बाबर की सेना आधी भी नहीं थी। ठीक है, जब बाबर की सेना ने राणा सांगा की विशाल सेना को देखा ना, तो बोला कि इसको जीतना जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसको जीतना असंभव है। तो फिर बाबर जो है अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया। जिहाद दैट मीन्स धर्म युद्ध। इन्होंने कहा कि हम लोग जो आए हैं, हमारा मेन पर्पस जो है वो अपने धर्म का प्रचार करना है, हम लोग यहाँ रहेंगे तभी तो धर्म का प्रचार करेंगे, इसलिए धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के रक्षा के लिए इस युद्ध को जीतना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो है वो तमगा नामक कर की समाप्ति की घोषणा की। तमगा एक प्रकार का व्यापारिक टैक्स है, जिस तरह से सेल टैक्स वगैरह हुआ करता है उसी तरह से। ठीक है, तो इन सब के दम पे जो है बाबर जो है इस लड़ाई को जीता। हालांकि राणा सांगा और इन सब की जीत जो है वो लग रही थी कि इनकी विजय होगी, ठीक है, लग रहा था आसानी से ये सब जीत जाएंगे, लेकिन फिर बीच में राणा सांगा घायल हो गए, फिर राणा सांगा मैदान से बाहर गए और जो लग रहा था कि इन लोग जीत जाएंगे, बाजी पलट गए और बाबर की जीत हुई। ठीक है, बाबर विजयी हुआ, समझ पाए इसे। और जब बाबर जीते
तो इन्होंने जो है वो गाजी की उपाधि ली। गाजी, गाजी मैंने होता है काफिरों का वध करने वाला। काफिर मतलब गैर मुसलमान, ठीक है, या कहें जो इस्लाम धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, नहीं मानते, उसको काफिर कहा गया है। ठीक है, खानवा का युद्ध समझ पाए। आप बोलेंगे ये खानवा है कहाँ पे, तो ये खानवा आगरा के समीप है, उत्तर प्रदेश में। समझ पाए, ठीक है। चलिए, अब आप बोलेंगे सर राणा सांगा ही तो इनवाइट किया था बाबर को, तो लड़ाई क्यों हो गया। एक्चुअल में राणा सांगा ये समझते थे कि बाबर वापस चला जाएगा, जैसे तैमूर लंग चंगेज खां वापस चले गए, उसी तरह से ये भी वापस चला जाएगा। ठीक है, फिर बाबर द्वारा जीता हुआ क्षेत्र हमको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बाबर यहीं पे रह गए। और ठीक है, राणा सांगा को लगा कि अब हमारे लिए खतरा है, तो यही सब कारण रहा, लड़ाई हो। ठीक, अब अगली, हाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि उस समय बाबर को यदि टक्कर देने वाला कोई शासक था तो राणा सांगा ही था। ठीक है, तो इसका प्रबल शत्रु का जो है दमन हो गया यहाँ पे, तो बाबर की स्थिति मजबूत हो गई यहाँ पे। उसके बाद चंदेरी के युद्ध में जो है इन्होंने किनको हराया, मेदिनी राय को हराया। मेदिनी राय यहाँ पे लड़ रहे थे, आपको पता होगा। ठीक है, मेदिनी राय को हराया। ये चंदेरी आपका एमपी में पड़ेगा। ठीक है, चंदेरी का ही शासक हुआ करते थे मेदिनी राय, इनको हराया, पराजित किया और मतलब मार डाला युद्ध में। ठीक है, उसके बाद ये घाघरा के युद्ध की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या बतलाए, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, ठीक है, वहां भी राणा सांगा की तरफ से लड़ रहा था, और यहाँ पर जो है महमूद लोदी जो है, महमूद लोदी और कुछ अफगान नेता, वो सभी मिल करके जो है वो बाबर को खदेड़ने का कोशिश कर रहे थे। फिर अंततः जो है वो बिहार में घाघरा नदी है, तो उसी नदी के तट पे जो है लड़ाई लड़ा गया, घाघरा का युद्ध। और ये लड़ाई जो है वो लैंड से भी लड़ा जा रहा था, ठीक है, मैंने थल पे भी लड़ा जा रहा था, और घाघरा नदी में भी लड़ा जा रहा था, जल में भी लड़ा जा रहा था। तो ये मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध है जो जल से भी लड़ा गया और थल से भी लड़ा गया। ठीक है, घाघरा का युद्ध। ठीक है, और इस तरह से जो है देख सकते हैं कि बाबर जो है अपने शत्रुओं से कैसे निपटे और अपनी स्थिति इन्होंने मजबूत किया। ठीक, लेकिन बस एक साल के बाद 1530 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई बाबर की। ठीक है, कारण भी मरने का बीमारी। हालांकि एक आपका गुलबदन बेगम, ये कौन है गुलबदन बेगम, बाबर की पुत्री, तो गुलबदन बेगम, ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है हुमायूंनामा। ठीक है, हुमायूं के बारे में है, लेकिन इन्होंने अपने पिता के बारे में भी कुछ कुछ लिखा है। और इस पुस्तक के अनुसार जो है बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा विष दिए जाने के कारण हुआ, कि भी इब्राहिम लोदी की मां ने विष दे दिया, इसलिए हमारे पिता बाबर की मृत्यु हो गई। तो कारण जो भी रहा हो, 1530 ईस्वी में जो है बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बाबर केवल क्या लड़ाई ही करता रहा या कुछ और किया। ठीक है, तो कुछ और किया, क्या किया, देखिए, एक तो खानवा का जब लड़ाई जीता, उसके बाद जो है बाबर ने जो है वो आराम बाग का स्थापना किया। बगीचा है ये, बाबर को बागों का बहुत अधिक शौक था, तो आराम बाग की स्थापना की आगरा में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यदि, तो कुषाणों के बाद बाबर पहला शासक था जिसने भारतीय क्षेत्र में कंधार को और काबुल को शामिल किया। ठीक है, काबुल और कंधार को सम्मिलित किया। ठीक है, कुषाणों के बाद ये पहला शासक है। ठीक, कुषाण एंशिएंट हिस्ट्री में आते हैं। उसके बाद ठीक है, इन्होंने जो है एक नई पद शैली, पद मैंने पोएम, कविता लिखने की एक नई शैली का विकास किया, जिसको मुंबईयान कहते हैं, मुंबईयान। ठीक है, और इसमें इस्लाम कानून की जो है वो चर्चा होती है, इस्लामी कानून की चर्चा होती है। ठीक है, और सिस्टम पद्धति का नाम है मुंबईयान। इन्होंने अपने आत्मकथा बाबरनामा में, ठीक है, वैसे मूल रूप से जब ये लिखा गया था तो ये तुजुक या बाबरी नाम से लिखा था, तुजुक या बाबरी। ठीक है, तुजुक या बाबरी मूल रूप से लिखा था ये चगताई तुर्क में, तुर्क भाषा में, चगताई तुर्क। फिर जो है इसको ट्रांसलेट कर दिया गया फारसी भाषा में, और फारसी भाषा में ये जो ट्रांसलेशन हुआ अकबर के काल में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा, अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा फारसी में ट्रांसलेट हुआ। इस बाबरनामा के अनुसार जो है वो, ठीक है, बहुत सारा तो हम बताए ही, और कुछ और जो नहीं बताए वो देखिए। बाबरनामा में जो है इन्होंने भारत के राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति की चर्चा की है, भारत में फल फूल किस तरह के पाए जाते हैं उसकी चर्चा की है।
इन्होंने यहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया है कि जब मैंने आक्रमण किया भारत पे तो यहाँ पे जो है 5 मुसलमान शासक या कहें 5 मुसलमान राज्य और 2 हिंदू राज्य हुआ करते थे। मुसलमान राज्यों की बात करेंगे तो दिल्ली इब्राहिम लोदी, ठीक है, दिल्ली मालवा गुजरात, कश्मीर, ठीक, कितना 4 हुआ, छूट रहा है, अच्छा वेट करिए। उसके बाद हिंदू में बात करेंगे तो आपका मेवाड़, राणा सांगा और आपका विजयनगर, ठीक है। मेवाड़, राणा सांगा और विजयनगर के इस समय शासक हुआ करते थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, बाबर जो है कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान शासक बतलाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि बाबर के समकालीन विजयनगर का शासक कौन था। समकालीन का मतलब जिस समय बाबर आए उस समय विजयनगर का शासक कौन था, तो कृष्णदेव राय, ठीक है। चलिए अच्छा, मुस्लिम में एक और आपका छूट रहा था, बहमनी, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, बाबर को जो जीवनी लेखकों का राजकुमार कहते हैं। जीवनी माने जीवन के बारे में, तो जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा जाता है। राजकुमार दैट मींस प्रिंस कहा जाता है, ठीक है। चलिए, बाबर के सेनापति हुआ करते थे मीर बाकी। इन्होंने जो है वो अयोध्या में राम मंदिर के स्थान पर, ठीक है, इसके स्थान पर जो है एक मस्जिद बनाया, उसका नाम रखा बाबरी मस्जिद, बाबर के नाम पे बाबरी मस्जिद, ठीक। और इस बाबरी मस्जिद को जो है वो ढहा दिया गया 1992 ईस्वी में, ठीक है। राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ और उसी में जो है ढहा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में जो है कुछ दिन पहले बोला है कि वहां पे राम मंदिर बनाया जाए। तो ये चीज तो सब लोग अभी सुने ही होंगे, ठीक। इतना सारा चीज है। और इसके अलावा यदि बाय द वे कुछ छोटा मोटा चीज मिस हुआ हो तो आप उसको जो है वो नोट से जरूर देख लीजिए।